नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। रायपुर के एक अखबार पत्रिका में एक अच्छी रिपोर्ट छपी है कि बस्तर से सलवा जुडूम के दौरान 2005 के आसपास जो लाखों लोग बस्तर छोड़कर पड़ोस के ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना इसके अलग अलग गांवों में जाकर बसे थे, अब पता चल रहा है कि उनके नाम 2003 की मतदाता लिस्ट में तो हैं। अभी जब मतदाता लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा है बस्तर में, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में, तो पता चल रहा है कि उस वक्त सलवा जुडूम के चलते हुए जो नक्सलियों और सलवा जुडूम आंदोलनकारियों के बीच जो टकराव चल रहा था, लाखों लोगों ने बस्तर छोड़ दिया था, अपने गांव छोड़ दिए थे, बस्तर छोड़ दिया था। वो लगे हुए सरहद के उस तरफ आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा ऐसी जगहों पर जाकर वहाँ के गांवों में बस गए थे। अब वोटर लिस्ट में उनका नाम है, चूँकि 2003 की लिस्ट में उनका नाम था, चले आ रहा है, अभी तक नाम कटा नहीं था, लेकिन लोग नहीं हैं। मैं मतदाता सूची पुनरीक्षण के लंबे चौड़े विवाद पे जाना नहीं चाहता, लेकिन उस सिलसिले में ये जो एक तथ्य सामने आया है, ऐसा भी नहीं कि एक रहस्य था, ये तथ्य पहले से जानकारी में था लोगों के। कुछ लोग इस मुद्दे को उठाते थे बार बार कि सलवा जुडूम से बेदखल हुए या सलवा जुडूम के वक्त बेदखल हुए लोगों को वापस लाकर बसाया जाए। जिन लोगों को याद नहीं है कि ये सलवा जुडूम क्या था, उनके लिए मैं थोड़ा सा सतही जानकारी बतलाना चाहता हूँ। बहुत गहरे में जाऊँगा तो घंटा भर उसी में लग जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह की भाजपा की सरकार थी, 2003 में चुनकर आई थी। बृजमोहन अग्रवाल गृह मंत्री थे उसमें, और रामविचार नेताम एक दूसरे विभाग के मंत्री थे। उनको डॉक्टर रमन सिंह ने बुला के कहा था कि एक सलवा जुडूम नाम का एक आंदोलन शुरू होने वाला है बस्तर में, और उसमें आदिवासियों की बड़ी संख्या में मौत हो सकती है। तो ऐसे में एक सवर्ण मारवाड़ी गृह मंत्री को रखना ठीक नहीं है, बृजमोहन अग्रवाल को, तो आपको मंत्री बनना है, गृह मंत्री बनना है, रामविचार नेताम को कहा था डॉक्टर रमन सिंह ने। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, बहुत गोपनीय बात नहीं है। रामविचार नेताम ने मुझसे भी विचार विमर्श किया था क्या करना चाहिए। मुझको नहीं मालूम था सलवा जुडूम क्या है। जैसे बस्तर के कई शब्द रहते हैं, अभी भी वहाँ आत्मसमर्पण के लिए या किसी और के लिए या हथियार डालने के लिए स्थानीय बोलियों के कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं जिनका मतलब मैं ठीक से नहीं जानता। ऐसा ही सलवा जुडूम उस वक्त था, मुझको मालूम भी नहीं था कि ये क्या है, इसका क्या असर होगा। मुझको यही पता था नक्सलियों के खिलाफ एक कोई आंदोलन शुरू होने वाला है। लोकतंत्र तो जगह ही आंदोलन की रहती है, आंदोलन चलते रहना चाहिए जनता के असल जिंदगी के मुद्दों को लेकर। तो रामविचार नेताम ने मंजूर कर लिया था गृह मंत्री बनना, और उनके गृह मंत्री बनते ही अगले दिन से सलवा जुडूम शुरू हुआ था। लेकिन ये रमन सिंह सरकार की या भाजपा सरकार की अपने मन की उपज नहीं थी। कांग्रेस के उस वक्त के सबसे बड़े नेता जो थे महेंद्र कर्मा, जो अजीत जोगी की जगह मुख्यमंत्री बनने की जिनकी पूरी संभावना थी, नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए मुझको नहीं मालूम है। केवल सोनिया गांधी जानती हैं कि जोगी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया था। जोगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अविभाजित मध्य प्रदेश के आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रायपुर आए थे। उन्होंने विद्याचरण शुक्ल को, जो दूसरे महत्वाकांक्षी थे, उनको शांत करने की कोशिश की थी। धक्का मुक्की भी झेली थी विद्याचरण के फार्म हाउस पर, और आकर जोगी को शपथ दिलवाई थी। लोगों के पूछने पर और बंद कमरे में मेरे पूछने पर भी उन्होंने यही कहा था
कि मुझको आदेश हुआ था कि जोगी को शपथ दिलवाना है। क्यों अजीत जोगी को शपथ दिलवाई गई? क्या इसलिए कि वो ईसाई थे और चर्च का कोई दबाव था, जोर था? मुझको नहीं मालूम है, ऐसी चर्चाएं रहती है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच भी ऐसी चर्चा रहती है, इसलिए मैं उस बात को यहाँ रख रहा हूँ। लेकिन महेंद्र कर्मा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, आदिवासी मुख्यमंत्री जो कि खालिश आदिवासी थे। जोगी का जाति का मामला बाद में हार गए कानूनी रूप से कि ये आदिवासी नहीं है, ऐसा साबित हुआ। और महेंद्र कर्मा खालिश आदिवासी रहते हुए भी, विधायक रहते हुए भी उस वक्त नहीं बन पाए थे मुख्यमंत्री। तो महेंद्र कर्मा ने नक्सलियों से मोर्चा लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, ये भाजपा के थे, वो कांग्रेस के थे, लेकिन सलवा जुडूम अभियान दोनों ने मिलकर चलाया था। महेंद्र कर्मा का मनोबल था, उनकी ताकत थी, उनके समर्थकों का सहयोग था और बीजेपी गवर्नमेंट डॉक्टर रमन सिंह की उसे सुरक्षा बलों से सभी तरह की मदद करवाई थी। वहाँ पर आपको ध्यान होगा सलवा जुडूम आंदोलन में ऐसे लोगों को जोड़ा गया था जो गांव के बेरोजगार नौजवान थे, उनको हथियार भी दे दिए गए थे बिना किसी ट्रेनिंग के, और उनको नक्सलियों के खिलाफ एक मोर्चे पर झोंक दिया गया था। नतीजा ये निकला था कि उस वक्त कई गांव के गांव उजाड़ दिए गए थे, जला दिए गए थे, सारे घरों को आग लगा दी गई थी और गांव के गांव खाली हो गए थे। लोगों को सरहद पार करके जाके पड़ोसी प्रदेशों में रहना पड़ा था। याद होगा आपको कुछ कुछ। तो ऐसे 1 लाख के करीब लोगों की खबर है, पत्रिका की जो रिपोर्ट मैं देख रहा हूं उसमें, कि 1 लाख लोग जो हैं ये वोटर लिस्ट में तो हैं, जमीन पर नहीं है। कम से कम मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर उस प्रक्रिया के दौरान ये तथ्य पता लग रहा है कि यहाँ के 1 लाख वोटर नहीं है। एक थोड़ा सा फर्क और समझ लीजिएगा ठीक से। ये 2003 की वोटर लिस्ट की बात हो रही है। 2003 की वोटर लिस्ट से उनके नाम चले आ रहे हैं। अब आप समझिए कि 1 लाख वोटर अगर नहीं है उस वक्त के यहाँ पर, तो उन वोटरों के बच्चे भी तो रहे होंगे जब छोड़ के गए होंगे। तो आबादी 1 लाख से ज़्यादा की हो सकती है, बेदखल आबादी। आपको लगता है कि किसी प्रदेश के जो सबसे मासूम इलाका था बस्तर का, आदिवासी, सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे सादगी से जीने वाले, सबसे किफ़ायती से जीने वाले, कुदरत को बचाने वाले, ऐसे आदिवासियों में से 1 लाख वोटर अब तक बेदखल हैं। इनके परिवार के और लोग जो 2003 की वोटर लिस्ट में वोटर नहीं बने होंगे वो और होंगे। कितने हो सकते हैं मुझको नहीं मालूम है। क्या ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं रहनी चाहिए कि इन लोगों का पता लगाए, इनको वापस लेकर आए? ये मुद्दा जो है, बस्तर के इलाके में काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं शुभ्रांशु चौधरी, उनकी टिप्पणी भी इस रिपोर्ट में छपी है। आपको ध्यान होगा शुभ्रांशु को हमने एक बार अपने स्टूडियो में स्टूडियो नहीं बना था उस वक्त, अखबार का लाइब्रेरी का जो कमरा है उसमें हमने शुभ्रांशु को इंटरव्यू किया था। उसमें भी उन्होंने इस बात को उठाया था। वो बीच बीच में कुछ और जगहों पर भी इस बात को उठाते हैं कि सलवा जुडूम से जो लोग बेदखल हुए थे उन लोगों को वापस लाया जाए। सलवा जुडूम, आपको ध्यान होगा, इसने एक ऐसी अराजक ताकत पैदा कर दी थी, एक ऐसी फौज खड़ी कर दी थी अराजक नौजवानों की, जो पुलिस के उकसावे पर हिंसा करती थी। जिन लोगों पे शक रहता था गांव के लोगों पर कि ये नक्सलियों का साथ देते हैं, कुछ गांवों की शिनाख्त कर लेते थे कि यहाँ नक्सली रुकते हैं, खाना पकवाते हैं, खाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे गांवों को ये मारते थे, भगाते थे, घर जलाते थे, कई तरह के काम किए थे। आपको ध्यान होगा बाद के वर्षों में धीरे धीरे ये खुलासा हुआ कि सलवा जुडूम किस तरह का एक
हिंसक, अराजक, गैरकानूनी आंदोलन बन गया था, तब जाकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने नाराजगी दिखाई थी सलवा जुडूम पे, और सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को खत्म करवाया था। ऐसे सारे लोग जो उसमें काम करते थे, जिनको हथियार दिया गया था, शायद सरकार से भत्ता भी मिलता था, उन सब का काम खत्म करवाया था, हथियार वापस लिए थे, सलवा जुडूम को खत्म करवाया था सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा। लेकिन अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण से ये साबित हो रहा है कि जो 1 लाख से अधिक वोटर बस्तर की वोटर लिस्ट में है इन जिलों की, लेकिन वो मौजूद नहीं है इन जिलों में, वो सरहद पार दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं शरणार्थी की तरह। वहाँ उनका कोई अधिकार तो है नहीं, न उनके पास ज़मीन का पट्टा है, न खेती की ज़मीन है उनके पास, कुछ भी नहीं है, तो मजदूरों की तरह रहते होंगे। कई सरकारें आई और चली गईं। रमन सिंह की सरकार 15 साल रही, 5 साल भूपेश बघेल की, अब 2 साल से विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार है। ये वापस नहीं आ पाए हैं ये। तो मुझको यही लग रहा है, मुझको ये अखबार की रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण लग रही है कि 1 लाख लोग, 1 लाख वोटर, इनके परिवार के और बच्चे होंगे, जो हो सकता है कि आज खुद भी वोटर बनने की उम्र में आ गए होंगे। न आंध्र तेलंगाना में उनका वोट होगा, न यहाँ पे उनका नाम है वोटर लिस्ट में। 2013 के हो सकता है कुछ वोटर बुजुर्ग होकर चल भी बसे हों। कैसे वो वहाँ से लौट के आएंगे, उनके पास क्या कागजात होंगे, कैसे चुनाव आयोग की शर्तें उनको मंजूर करेंगी, मुझको नहीं मालूम है। किसी इलाके से इतनी बड़ी आबादी बेदखल हो जाए, जिसमें 1 लाख तो वोटर ही हैं, इतनी बड़ी आबादी बेदखल हो जाए। मैं इस रिपोर्ट के आधार पर ही ये बात कर रहा हूँ, हालांकि शुभ्रांशु इस बात को बीच में कई बार उठा चुके हैं कि 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा या 2 लाख या 3 लाख लोग सरहद पार दूसरे प्रदेशों में हैं। तो मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि जहाँ एक एक वोट को लेकर शहरों की बात आती है कि इस मकान में 25 वोट बतलाए गए हैं, जब जाके हमने देखा तो कुल 5 वोटर मिले, 20 फर्जी वोटर हैं। कहीं पे किसी एक का 2 जगहों पर वोट था तो एक जगह से हटाए। एक एक को लेकर लोकतंत्र के शहरों में एक एक वोट को लेकर बहस चलती है, एक एक फर्जी वोट को लेकर बहस चलती है। और बस्तर के गांवों से, नक्सल प्रभावित गांवों से, ये गांव नक्सल हिंसा भी झेल रहे थे, सलवा जुडूम की हिंसा भी झेल रहे थे, और पुलिस और सुरक्षा बलों की हिंसा भी झेल रहे थे। किसी में कोई कमी नहीं थी। आपको ध्यान है ना, एक जगह गांव के लोग अपना त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे थे और सुरक्षा बलों ने एक साथ शायद 17 लोगों को मार डाला था, निहत्थे लोगों को। ये घटना हुई थी रमन सिंह के वक्त, और भूपेश के वक्त इस न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आ गई थी कि ये बेकसूर थे लोग। पूरे समय सत्ता पर रहे 5 साल भूपेश बघेल, 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, भूपेश बघेल की भी। कोई 2.5 साल का भी नहीं था कि मैं तो 2.5 साल था, उस रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं कर पाया। पूरे 5 साल थे भूपेश बघेल। बेकसूर लोगों की थोक में हत्या। उस न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जिसने कहा कि ये बेकसूर लोगों की, निहत्थे लोगों की हत्या हुई थी, मार डाला था सुरक्षा बलों ने, कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई थी। ऐसा था इलाका, सलवा जुडूम का नक्सल प्रभावित इलाका ऐसा था। क्या लगता है आपको कि ये जो लाखों लोगों की बेदखली हुई थी, इनका क्या होना चाहिए? ये क्या वोट के लिए ही वापस लेके आ जाइए और किसी वजह से नहीं? तो न उनको उनके गांव, उनकी जमीन, उनके जानवर, उनके पेड़, उनका तालाब, उनकी संस्कृति, उनके ग्राम देवता, इसमें से किसी की भी उनको जरूरत नहीं है। मान लो उनका हक नहीं है इनमें से किसी पर भी।
तो क्या वोट के लिए भी उनकी ज़रूरत नहीं है? 1 लाख वोटर। अब तो उनके बच्चे अच्छे मिला के जाने कितना, 2003 से अभी तक कितना साल हो गया? 22 साल। जो उस समय पैदा ही हुए होंगे, नहीं भी हुए होंगे, बाद में भी पैदा हुए होंगे, लेकिन मूल निवासी बस्तर के इन जगहों के, वहां जाने के 5 साल बाद भी जो पैदा हुए होंगे, वो लोग होंगे तो यहीं के। उनको और किसी वजह से मत आने दो, उनके गांव मत आने दो, उनकी जमीन मत दो, उनको मकान बना के मत दो, उनको पेड़ों का हक मत दो, उनको ग्राम देवता का हक मत दो, कोई चीज का हक मत दो, वोट का हक दे दो। नेता जो हैं, बड़े संपन्न नेता हैं बस्तर में, वो लोग तेलंगाना आंध्र से उनको बसों में ले आएंगे वोट के दिन। अभी सुना था कहीं कहीं ट्रेन भी चली थी बिहार में वोट के समय। सच है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, ऐसी खबरें आई थी। तो यहां से भी 1 लाख लोगों को लाने के लिए बसें, आप सोचिए कैसा नज़ारा रहेगा जब काफिला 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों को लाएगा, उनसे वोट डलवाएगा और तुम जाओ वापिस वहीं बेदखल होके बने रहो। आंध्र तेलंगाना में रहो, तेलुगु बोलना सीखें तुम्हारे बच्चे, तुम शरणार्थी बन के वहां रहो। वोट डालने तो कम से कम आ जाने दो इधर, उनको लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। 1 लाख वोटरों की बेदखली, एक एक वोट के लिए मारपीट होती है। मैं कभी कभी आखिरी वोटर रहता हूं, 5 बजे पहुंचता हूं वोट डालने के लिए, तो लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं, 5:02 हो गया तो झगड़ा करते हैं, कुछ करते हैं। ये लोग 2005 के बाद से अभी तक कोई इनका वोट नहीं, किसी को परवाह भी नहीं। क्या सोचते हैं बस्तर के बारे में, आदिवासियों के बारे में, उनके हक के बारे में? क्या बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं यहाँ पे, संवैधानिक संस्थाएं। कुछ यहाँ अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, और यहाँ पे क्या मानवाधिकार आयोग भी है, और यहाँ पर क्या महिला आयोग भी है, और यहाँ पर क्या बाल कल्याण परिषद भी है, और भी कुछ कुछ है। यही सारी संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में भी हैं। ये आंकड़ा सामने आ रहा है, वोटर लिस्ट से आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। अखबार ने अपने घर से नहीं निकाला है, मैं भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, अखबार की रिपोर्ट को देखकर बोल रहा हूं। इसकी तस्वीर भी हमारे वीडियो एडिटर आपको दिखाएंगे, इस कतरन की तस्वीर। क्या किया जाए? ये 1 लाख से 2 लाख हो गए होंगे, 3 लाख हो गए होंगे। क्या किया जाए? 2003 की लिस्ट के 1 लाख अभी कितना हो गए होंगे? क्या करें इनका? इनको कोई हक दिया जाए लोकतंत्र में या न दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने जिस सलवा जुडूम को गैर कानूनी, असंवैधानिक खत्म कर देने के लिए आदेश दिया था कि इस सलवा जुडूम की जो फोर्स है उसको खत्म कर दिया जाए, क्या किया जाए इन लोगों का? थोड़ा सोचिएगा। आपको पता है ये 1 लाख नाम वोटर लिस्ट के इन 2 जिलों में शायद नहीं मिल रहे हैं। 1 लाख लोग, ये जितने लोग वहां से लौटेंगे, अगर इनको वापस लाया जाएगा, इनके पास शुभ्रांशु चौधरी के पास और जानकारी भी होगी इसकी, वो शायद संपर्क में भी रहते हैं। इनको वापस लाया जाएगा तो मुझको लगता है कि विधानसभा की एक नई सीट तैयार हो सकती है, सलवा जुडूम विधानसभा क्षेत्र ऐसा, या सलवा जुडूम प्रभावित, सलवा जुडूम विक्टिम विधानसभा क्षेत्र ऐसा एक अभी होने वाला है ना, डिलिमिटेशन, सीटें बढ़ेगी। इन लोगों के लिए एक शरणार्थी शिविर बन सकता है बस्तर में, जिसमें 1 लाख 2 लाख वोटर रहें, ऐसा एक नया विधानसभा क्षेत्र बन सकता है। कैसा रहेगा नाम? ये सलवा जुडूम विस्थापित विधानसभा क्षेत्र, सलवा जुडूम विक्टिम विधानसभा क्षेत्र, ऐसा एक बनाना चाहिए उधर पर, उसमें इन लोगों को रख देना चाहिए।
जैसा 1971 में बांग्लादेश से जब शरणार्थी आए थे तो माना में, राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट का इलाका माना में, वहां एक बस्ती बनी थी, शरणार्थी बस्ती। एक पीएल होम था, परमानेंट लाइबिलिटी होम। इन शरणार्थियों को परमानेंट लाइबिलिटी माना था भारत ने कि ये हमारी हमेशा के लिए जिम्मेदारी है। पीएल होम था। और पहले के भी शरणार्थी आए थे, कुछ पश्चिमी पाकिस्तान से भी आए थे, ये पूर्वी पाकिस्तान से आए थे अलग अलग समय पर। इनको पीएल होम कहते थे। तो ऐसा एक पीएल होम बना देते बस्तर में। 1 लाख वोटर और उनके बच्चे पिछले 23 साल के। 23 साल में उस समय के 2 वोटर की आबादी आज कितनी हो गई होगी? 2-2, 3-3 सबके हो गए होंगे। और क्या लगता है आपको कि 23 साल में उन बच्चों के भी बच्चे और हो गए होंगे? नहीं लगता आपको? आदिवासी इलाके में कम उम्र में शादी हो जाती है, तो जो बच्चे बेदखली के बाद पैदा हुए होंगे, हो सकता है उनके भी बच्चे हो गए हों। तो कितनी आबादी मिलेगी? एक नया इलाका बस सकता है, एक नया विधानसभा क्षेत्र बन सकता है। सलवा जुडूम विस्थापित विधानसभा क्षेत्र या सलवा जुडूम विक्टिम विधानसभा क्षेत्र, एक नाम का मुकाबला भी हो सकता है, किस नाम से बनाया जाए ये विधानसभा क्षेत्र। बस्तर को हम और वजहों से न देखें तो भी ठीक है, हम बस्तर के इंसानों को महज वोटर मानकर देखें तो भी ये 1 लाख सवाल हमारे सामने खड़े हैं। 1 लाख सवाल। ये इंसान तो शायद ना हो, इनको इंसान कहना जरूरी भी नहीं है, लेकिन ये 1 लाख सवाल गुणित मल्टीप्लाइड बाई 2 कहें, 3 कहें, कितना कहें मुझको नहीं मालूम है। 2003 के 1 लाख हैं। क्या सचमुच बस्तर के इंसान मायने रखते हैं? क्या सचमुच हम छत्तीसगढ़ से बेदखल हुए लोगों को, जो दूसरी जगह शरणार्थी बने हुए हैं, क्या उनको वापस लाने पे भरोसा रखते हैं? बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं सलवा जुडूम से बेदखल लोगों पर, सलवा जुडूम की हिंसा पर। एक वक्त था, मुझको भी अंदाज नहीं था कि सलवा जुडूम क्या करेगा। मैं समझता था कि बस्तर के आदिवासियों का हक है नक्सलियों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ने का। मुझको ये उस वक्त अंदाज नहीं था कि ये हथियारबंद आंदोलनकारी जाकर बस्तर के ही लोगों को, वहीं के आदिवासियों को मारेंगे, बेदखल करेंगे, गांव जलाएंगे। लेकिन उस वक्त बस्तर में जो बड़े बड़े पुलिस अफसर तैनात थे, उनकी बड़ी काबिल लीडरशिप में ये तमाम हैवानियत की हरकतें हुई थी। मुझको भी अफसोस होता है कि सलवा जुडूम को मैं वक्त के पहले क्यों नहीं पहचान पाया था। शायद उतना दूरदर्शी नहीं था, शायद सलवा जुडूम जैसा कोई प्रयोग मैंने अपने आसपास देखा नहीं था। शायद मुझको ये भरोसा भी नहीं था कि डॉक्टर रमन सिंह जितने विनम्र और सौम्य व्यक्ति हैं, वो कुछ इस तरह के आंदोलन की इजाज़त देंगे। शायद डॉक्टर रमन सिंह को खुद भी अंदाज नहीं था कि सलवा जुडूम क्या करेगा। खैर, अब हकीकत ये है कि बस्तर के ये 1 लाख नाम गायब हैं वोटर लिस्ट से। इस अखबार के रिपोर्ट के आधार पे, मेरे पास अलग से जानकारी नहीं है, पत्रिका अखबार की रिपोर्ट है। तो ये देखना है कि चुनाव आयोग इनको वापस लेके आएगा क्या? गायब हैं वोटर लिस्ट से, कि चुनाव रोक देगा उन इलाकों में इनके लौटने तक। इतने सारे वोटर गायब हैं कि केंद्र सरकार इनको वापस लेके आएगी, कि राज्य सरकार इनको वापस लेके आएगी। कौन वापस लेके आएंगे? मानवाधिकार कार्यकर्ता जो हैं, शुभ्रांशु चौधरी, ये इस मुद्दे को उठाते रहे हैं बीच बीच में। आज वोटर लिस्ट की जांच करने पे उनका उठाया हुआ मुद्दा सही साबित हो रहा है। कई लोग उनके बारे में शक करते हैं कि क्या वो नक्सलियों से मिले हुए हैं, क्या वो सरकार से मिले हुए हैं, वो किसके एजेंट हैं। दोनों तीनों तरफ की बातें उठती हैं।
जो भी हो, वोटर लिस्ट तो शुभ्रांशु ने नहीं बनाई होगी, ये तो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट है या सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की बनाई हुई वोटर लिस्ट है। सोचिएगा, क्या बस्तर के इन लाख लोगों को, लाखों लोगों को कोई हक है क्या अपने गांव, अपनी जमीन पे लौटने का? या फिर अब बेदखल हो ही चुके हैं तो तुम अब बेदखल ही रहो, एक बार हो ही चुके हो, अब बाहर ही रहो। हालांकि म्यांमार से जिन लोगों को बेदखल किया गया, मार के भगाया गया, जो हिंदुस्तान आके शरण ले चुके हैं, उनके ऊपर तो सरकार तो लाठी भांज ही रही है, केंद्र सरकार। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी लाठी भांज दी है उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनके लिए क्या लाल कारपेट बिछाएंगे? हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में सोचो उनके बजाय। मुझको लगता है सुप्रीम कोर्ट को किसी को भेजना चाहिए था कि भारत ने कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पे दस्तखत किए हैं, जिनके तहत उस देश में आए हुए शरणार्थियों के प्रति भारत ने कौन कौन सी जिम्मेदारी अपनी मंजूर की है। नेहरू के वक्त तिब्बती शरणार्थी आए थे, आज दलाई लामा और तिब्बत के शरणार्थियों का भारत में जो दर्जा है सबको मालूम है। नेपाल से आए हुए लोगों का क्या हुआ लोगों को मालूम है। बांग्लादेश से, पश्चिम पाकिस्तान से, सिंध के लोग बड़ी संख्या में आए, बाद में लोगों को मालूम है कि उनका दर्जा क्या है, नागरिकता मिली, जगह मिली, जमीनें मिली, उनको सरकार से मदद मिली। आज म्यांमार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरे देश से आने वाले घुसपैठियों, म्यांमार से जो इधर आए थे वो अपनी मर्जी से अपना गांव जला के नहीं आए थे। उधर के बौद्ध लोगों ने जो सत्ता पर हैं काबिज, उन लोगों ने उनके गांव के गांव जलाए, हजारों लोगों को मार डाला, तो जान बचा के इधर आए थे। भारत में शरणार्थी जान बचा कर आए थे। तो क्या बस्तर के लोग वैसे ही हैं कि जो चले गए हैं बाहर उनको हम क्यों वापस लें? जैसा म्यांमार की सरकार आज कहती है कि तुम बांग्लादेश में चले गए हो, ढाका में 10 लाख लोगों का तुम्हारा राहत शिविर चल रहा है, हम वापस नहीं लेंगे इन लोगों को। इनको तो हम नहीं भगाया था, मुसलमान थे, मार मार के भगाया था। भारत यहां से भगा रहा है उनको वापस। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 लाठी दी है सरकार को कि मारो और भगाओ इन सबको। और मानवाधिकार आंदोलनकारियों को कहा है कि अपने देश के गरीबों की पहले फिक्र करो। पता नहीं, मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो दस्तावेज नहीं होंगे जिसमें भारत के 1, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें प्रधानमंत्रियों का, सरकारों का दस्तखत होगा जिस पर कि उसकी दूसरे देशों के शरणार्थियों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। शायद वैसा ही कोई एक संधि छत्तीसगढ़ और आंध्र तेलंगाना के बीच होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से जिनको भगाया गया मार मार के, जो जिंदा बच गए और पहुंच गए उधर, उनके प्रति आंध्र और तेलंगाना की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर यह मुद्दा सामने आया है। आपकी दिलचस्पी जरा सी भी हो आदिवासी मुद्दों में, बस्तर के मुद्दों में, नक्सलियों के नक्सल मोर्चे पर मौतों के आंकड़ों से बढ़कर अगर आपकी कोई दिलचस्पी हो तो इस बारे में सोचिएगा जरा। इसी प्रदेश के नागरिक हैं ये। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात उठाई है तो आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भेजिएगा। आपको लगता है कि आदिवासियों के बारे में गैर आदिवासियों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, मत भेजिएगा। आप अकेले नहीं होंगे इन मुद्दों को अनदेखा करने वाले, और भी कुछ होंगे ऐसे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं तो अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं और अपने घर वालों को एक गमी का खतरा देते हैं। आज की ही छत्तीसगढ़ की खबर है कि एक महिला तबीयत खराब होने से अस्पताल जा रही थी, बाइक पर बैठकर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गई, बुरी तरह जख्मी हो गई, अस्पताल लेके गए, वहां गुजर गई। लेकिन ये घटना वहां खत्म नहीं होती है। इसकी खबर जब उसके बेटे को लगी तो वो मोटरसाइकिल से, दोपहिए से अपने एक दोस्त के साथ अस्पताल भागा
और अस्पताल में देखा कि माँ गुजर गई है, तो उसके बाद गांव जाकर लोगों को बतलाने के लिए रवाना हुआ कि माँ गुजर गई है। रास्ते में इस दोपहिए की टक्कर हो गई एक खड़ी हुई ट्रक से, जाकर घुस गई उसमें। अंधेरा रहा होगा, कोई लाइट वाइट का तो कोई यहाँ पर उसकी संस्कृति तो है नहीं। दोनों लड़के मर गए, उधर माँ मरी पड़ी है, इधर बेटा और उसका दोस्त मर गए। एक गांव में 3 मौतें, तीनों की तीनों सड़क के ऊपर। मैं कह नहीं सकता गारंटी के साथ कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा, लेकिन 99% दोपहिया मौतों में हेलमेट नहीं रहता। सोच के देखिए कि क्या हेलमेट इतना बड़ा बोझ है, या आपके परिवार के कंधों पर आपका बोझ ज्यादा रहेगा। थोड़ा सोचिएगा, आपके सिर पर आधा किलो का हेलमेट अधिक बड़ा बोझ रहेगा, या आपका पूरा बोझ आपके परिवार के कंधों पर बड़ा रहेगा। सोच के देखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि बहुत से लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते तो नहीं हैं, लेकिन सिर में जो चोट लगती है उसकी वजह से बदन का कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और बाकी पूरी जिंदगी उनके खुद के ऊपर पहाड़ जैसा बोझ रहती है। इसलिए कुल मिलाकर बात यह है कि अगर दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।